मैं हूं अनुष्का मैम। अगर आप भी एक ऐसी टेस्ट सीरीज़ ढूंढ रहे हैं जिसको ज्वाइन करके आपको सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिले टेस्ट के रूप में, आपको अलग अलग तरह की एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मिले, आपको उन सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन और डिटेल्ड आंसर की मिले, साथ ही साथ आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिले जो कि आपको पूरा एग्ज़ाम का फील दे, जिससे आप एग्ज़ाम में होने वाली अपनी गलतियों को पहले ही करके उससे उन गलतियों से सीख करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाएँ। तो इन चीज़ों के लिए आपके लिए राठौर एजुकेशन पॉइंट एक नई टेस्ट सीरीज़ को लाया है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं बिहार ड्रेसर वैकेंसी 2025 की तैयारी के लिए। ये टेस्ट सीरीज़ कोर्स के साथ बिल्कुल फ्री है। जैसा कि आप जानते हैं कि राठौर एजुकेशन पॉइंट का सूर्या बैच है जो कि आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करवाता है। इस बैच के साथ आपको ये टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल फ्री मिलेगी। इस बैच के हेल्प से आप अपनी सरकारी नौकरी के सपने को पूरे कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में सफलता हासिल कर सकते हैं। इस बैच में आपको कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाता है और लेक्चर्स के थ्रू, साथ ही साथ आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल रहते हैं और साथ ही साथ आपका ये टेस्ट सीरीज़ जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया वो इस कोर्स के साथ बिल्कुल फ्री है। इन सभी चीज़ों के लिए आपको राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को सबसे पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और उसके बाद हमारे सूर्या बैच को ज्वाइन करना है। आज की क्लास में हम इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रसव पीड़ा के दौरान दर्द कम करने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी होता है। ऑप्शंस क्या क्या है? दर्द निवारक दवा देना, गर्म पानी का बोतल लगाना, मानसिक शांति प्रदान करना या ऑक्सीजन की आपूर्ति करना। तो प्रसव पीड़ा के दौरान दर्द को कम करने के लिए सबसे अच्छा जो होता है वो होता है दर्द निवारक दवा देना, यानी कि जो भी एनाल्जेसिक्स आते हैं उन्हें प्रोवाइड करना। इन दवाओं से क्या होता है कि माँ को, जो बच्चे को जन्म देने वाली है, उन माताओं को बहुत ज़्यादा राहत मिलती है और डिलीवरी जो होता है वो भी आसानी से हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। रक्तचाप यानी बीपी जो होता है वो बहुत ही कॉमनली हमें पता है इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो, लेकिन रक्तचाप को नापने के लिए इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देख लेते हैं कि कौन सा उपकरण इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमैनोमीटर या टेम्परेचर गेज। तो इसका आंसर हम सभी को पता है कि बीपी को नापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है। बीपी जो है वो नॉर्मल एडल्ट में कितना होता है? 120/80 mm/Hg होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वास की कठिनाइयों का मुख्य कारण क्या हो सकता है? अगर एक पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसका मेन कारण क्या हो सकता है? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? रक्त की कमी, थायराइड की समस्या, फेफड़ों की समस्या या आंत की समस्या। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन क्या है? लंग्स। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे गैसेस के एक्सचेंज होते हैं। O2 और CO2 का जो एक्सचेंज है हमारे बॉडी में वो इस लंग्स, इस ऑर्गन के थ्रू होता है। तो अगर हमें सांस लेने में किसी भी तरह की कठिनाई हो रही है तो वो जो गैसेस एक्सचेंज वाले ऑर्गन है उसी से एसोसिएटेड होगा, यानी कि फेफड़ों की समस्या के कारण हमें सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी व्यक्ति को चोट लगने के बाद रक्त स्त्राव हो रहा हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर किसी पेशेंट को चोट लग गई है, कोई इंजरी हो गई है और उसे ब्लीडिंग हो रही है तो हमें सबसे पहले कौन सा फर्स्ट एड देना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? चोट को खून बहने से रोकने के लिए दबाव डालना, व्यक्ति को अस्पताल भेजना, चोट को धोना या दर्द निवारक दवा देना। तो सबसे पहले अगर किसी को चोट लग गई है और ब्लीडिंग एक्सेसिव हो रही है, यानी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ये केस क्या है? ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, मतलब कि ये पेशेंट की जान भी ले सकती है। बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस के कारण पेशेंट अपनी जान गंवा सकता है। तो सबसे पहले हमें ब्लीडिंग को रोकने पे काम करना चाहिए, यानी चोट को खून बहने से रोकने के लिए दबाव डालना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? चोट को रोकने के लिए, ब्लड रोकने के लिए हमें प्रेशर देना चाहिए। ठीक है, प्रेशर के लिए हम किसी भी साफ़ कपड़े से या कोई भी पट्टी अगर हमारे पास हो तो उसको कस कर थोड़ा बांध सकते हैं प्रेशर दे करके, ताकि वो जो ब्लीडिंग है वो रुक सके। ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन के बाद मरीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण देखभाल क्या है? एक पेशेंट जिसका अभी अभी किसी तरह का ऑपरेशन हुआ है तो उस मरीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण केयर क्या होगा? ऑप्शंस क्या क्या है? आराम और शारीरिक गतिविधि, मानसिक शांति या संक्रमण से बचाव और उचित देखभाल या भोजन की उचित व्यवस्था।
तो ऑपरेशन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो पेशेंट का जो भी वुंड है या जो स्टिच उसको ऑपरेशन के दौरान मिला है या जो स्टिच उसको मिला है, उन सभी चीज़ों को हमें क्या करना है, हमें उसको संक्रमण से यानी इन्फेक्शन से बचाना है और उचित देखभाल देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मरीज़ को बुखार होने पर सबसे पहले कौन सी दवा दी जाती है? फीवर में हम कौन सा दवा सबसे पहले पेशेंट को देते हैं? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? एंटीबायोटिक, बुखार कम करने वाली दवा पैरासीटामोल, या दर्द निवारक दवा, या विटामिन सी। तो इसका सही आंसर हर किसी को पता है कि इसका सही आंसर है कि बुखार कम करने के लिए हम सबसे पहले पैरासीटामोल को देते हैं। ठीक है, PCM जिसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति के दिल को धड़कना तेज हो तो इसका क्या कारण हो सकता है? अगर किसी पेशेंट का हार्ट बीट तेज हो रहा हो तो उसका क्या क्या कारण है हो सकती हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? रक्तचाप का कम होना यानी BP लो होना, मानसिक तनाव, या फिर अस्थमा, या फिर आहार का अधिक सेवन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मानसिक तनाव, स्ट्रेस जो है वो पेशेंट में हार्ट बीट को इंक्रीज़ कर सकता है, जिसके वजह से कई बार हमें हार्ट अटैक वगैरह वाले जो सिचुएशन है वो देखने को मिल सकते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कंडीशन में। तो इससे क्या होता है, धड़कन तेज़ हो जाती है, बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस इस स्ट्रेस के कारण बॉडी में हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? CPR एक लाइफ सेविंग प्रोसेस है, जैसा कि हमें पता है ये पेशेंट की जान बचाने के लिए किया जाने वाला एक प्रोसेस है। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शंस देखते हैं, श्वसन प्रणाली को पुनः जीवित करना, हृदय की धड़कन को सामान्य करना, या रक्त संचार को बढ़ाना, या फिर ऑप्शन नंबर D है उपयुक्त सभी। तो जैसा कि हमें पता है कि CPR का मुख्य उद्देश्य क्या है? CPR का मुख्य उद्देश्य जो है वो श्वसन प्रणाली को पुनर्जीवित करना, अगर किसी की सांसें रुक गई है तो उसे दोबारा लाना भी है, हृदय की धड़कन को सामान्य करना, अगर किसी का हृदय धड़कना किसी तरह से अचानक रुक गया है तो हम उस पे हार्ट पे भी जो है वो पंप करते हैं, प्रेशर देते हैं ताकि उसका धड़कन फिर से शुरू हो सके, और रक्त संचार को बढ़ाना, सर्कुलेशन को भी, जैसा कि सर्कुलेशन को भी ठीक करना CPR का रोल है। तो इसका सही आंसर हम क्या टिक करेंगे? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। CPR का रोल जो है वो तीनों में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन के बाद मरीज को कैसे आहार देना चाहिए? अगर जिस पेशेंट का ऑपरेशन अभी हुआ है उसे हमें कैसा पोषण, कैसा न्यूट्रिशन, कैसा फूड देना चाहिए? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या, ऑप्शंस क्या क्या है? हल्का और पचने में आसान आहार, भारी आहार, केवल तरल आहार, या कोई विशेष आहार नहीं देना चाहिए। तो ऑपरेशन के बाद मरीज़ को हमें कैसा खाना देना चाहिए? ऑपरेशन के बाद हमें मरीज़ को हल्का और पचने लायक, जो वो आसानी से डाइजेस्ट कर सके वैसा खाना देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे उसका शरीर जो है वो वापस हील करने में हेल्पफुल होता है, उसका शरीर जो है वो वापस हील करके नॉर्मल कंडीशन में आ पाता है। ठीक है, शरीर पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, वो हीलिंग प्रोसेस उसका फास्ट करता है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले हल्का और पचने में आसान आहार देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइपोथर्मिया का क्या कारण हो सकता है? हाइपोथर्मिया क्या होता है? हाइपोथर्मिया का क्या कारण हो सकता है? हाइपोथर्मिया एक टर्म है जो कि किस चीज़ के लिए यूज़ होता है वो मैं अगर आपको बता दूं तो आपको आंसर का पता लग जाएगा, इसलिए पहले ऑप्शंस पढ़ेंगे। अत्यधिक गर्मी का प्रभाव, अत्यधिक ठंडे वातावरण में रहना, रक्त दाब का बढ़ना, या मानसिक तनाव। तो हाइपोथर्मिया क्या है? हाइपोथर्मिया एक ऐसा केस है जब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से कम हो जाए। ठीक है, नॉर्मल से कम हो जाए। ठीक है, नॉर्मल से लो अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर पहुंच जाए तो उसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। नॉर्मल से ज़्यादा हो गया तो हाइपरथर्मिया कहते हैं। ठीक है, हाइपोथर्मिया यानी टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो जाए, यानी कि टेम्परेचर जो है वो 98.6 डिग्री से कम अगर हो जाए तो उसे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। ये क्यों होता है ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है अत्यधिक ठंडे वातावरण में रहने के कारण बॉडी का टेम्परेचर जो है वो घट जाता है, और इससे हमारे बॉडी का जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है वो स्लो पड़ जाता है। ठीक है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी का जो है वो स्लो पड़ सकता है, और इस तरह से ऑर्गन्स जो हैं वो शॉक में जा सकती हैं, और यह जानलेवा भी हो सकता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी रोगी को दिल का दौरा पड़ने पर प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? ठीक है, किसी को दिल का दौरा रोगी को पड़ा है तो हम उस सिचुएशन में उसे क्या फर्स्ट एड देंगे? ऑप्शंस क्या क्या है? रोगी को सर्द पानी पिलाना, रोगी को आराम करने के लिए कहें और उसे तुरंत अस्पताल भेजें, रोगी को गर्म पानी पिलाना,
या रोगी को हल्का भोजन देना। तो अगर किसी को दिल का दौरा पड़ा है तो हमें सबसे पहले उसकी जान बचाने के लिए अगर ज़रूरत है तो हमें CPR देना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसे हमें बिल्कुल ही आराम करने के लिए कहना चाहिए, उसको शांत रखना चाहिए, जितना हो सके उसको शांत रखना चाहिए ताकि उसकी हार्ट बीट तेज़ ना हो, उसके हार्ट पे किसी तरह का कोई प्रेशर ना हो, किसी तरह का स्ट्रेस ना पड़े। तो हमें उसे आराम देना चाहिए और तुरंत अस्पताल भेजना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन का प्रमुख लक्षण क्या हो सकते हैं। जैसा कि गर्मी आ गया तो जनरली हमारे अगल बगल भी हम लोगों में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन को देख सकते हैं, खास करके उन लोगों में जिन लोगों में पानी की कमी पहले से भी होती है, जो पानी कम पीते हैं, तो उनमें गर्मी में ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसके प्रमुख लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंसान को डिहाइड्रेशन हो रखा है, उसके सिम्टम्स क्या क्या है, ठीक है, सिम्टम्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, बुखार, उल्टी, सूखी त्वचा और मुंह या सिर दर्द। तो डिहाइड्रेशन का जो सबसे मेन लक्षण क्या क्या है, तो डिहाइड्रेशन का लक्षण है सूखी त्वचा और सूखा मुंह। बोलते हैं ना मुंह सूख रहा है गर्मी के टाइम में, तो वो क्या है, वो डिहाइड्रेशन का लक्षण है। सूखी त्वचा, मुंह या आँख, या साथ ही अगर हमें बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, चक्कर आ रही है, शरीर में कमज़ोरी लग रही है, तो ये सब क्या है, ये सब सिम्टम्स हैं किसके, डिहाइड्रेशन के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन संकट यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी तरह का भी डिस्ट्रेस यानी संकट का सिचुएशन आ रहा है तो उसका मेन वजह, रीज़न क्या हो सकता है। ऑप्शंस क्या क्या है, उच्च रक्तचाप, अस्थमा, दस्त या संक्रमण। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हम जो सांस ले रहे हैं उससे दस्त का कोई लेना देना नहीं है। इन्फेक्शन के सिचुएशन में इन्फेक्शन हो सकती है बट उसका भी एज सच कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे प्रमुख कारण पूछ रहा है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कारण क्या हो सकता है। तो एक बीमारी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है जो कि है अस्थमा। ये अस्थमा जो है ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण इन सभी में से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति को गहरी चोट लग जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को बहुत गहरा वुंड हो गया है या इंजरी हो गई है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या फर्स्ट एड देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जैसा हमने ऊपर देखा था। ऑप्शंस क्या क्या है देख लेते हैं। घाव को साफ करना, खून बहने को रोकने के लिए दबाव डालना, चोट पर बर्फ लगाना या व्यक्ति को पानी देना। तो अगर गहरी चोट लगी है तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होगी। अगर गहरी चोट लगी है तो इसका साफ मतलब यही है ना कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही होगी। तो इसको रोकने के लिए हमें सबसे पहले खून बहने को रोकने के लिए दबाव डालना ही हमारा पहला क्या होता है, स्टेप हो सकता है, क्योंकि क्या है, ब्लीडिंग जानलेवा भी हो सकती है पेशेंट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को हल्के दौरे, फेंटिंग आ जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। हल्का दौरा यानी कि वो बेहोश हो रहा है तो हमें उस केस में क्या करना चाहिए। उसे लेटाकर पैर ऊंचे करने चाहिए, उसे पानी पिलाना चाहिए, उसे ठंडी हवा देनी चाहिए या उसे तुरंत शक्कर देना चाहिए। जब किसी को हल्का दौरा आता है तो उसे हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, लेटाकर और उसके पैर को ऊंचा करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे जो सर्कुलेशन होता है वो हेड की तरफ बढ़ता है। इससे क्या होता है, इससे सर्कुलेशन हेड की तरफ बढ़ता है। सर्कुलेशन जो है ब्लड का वो हेड पे बढ़ता है और उसको होश आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसको किसी तरह का कोई हार्ट में ब्लड की कमी नहीं हो पाएंगी। तो हमें हल्का दौरा फेंटिंग के केस में उसे लेटाकर पैर ऊंचा करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घाव पर पट्टी बांधते समय कौन सी बात का ध्यान देना चाहिए। ड्रेसिंग करते समय हमें किस बात का इंपॉर्टेंटली ध्यान देना चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या है। पट्टी बहुत ढीली बांधनी चाहिए, पट्टी बहुत तंग बांधनी चाहिए, घाव को पूरी तरह ढककर पट्टी बांधनी चाहिए या पट्टी को कभी नहीं बांधना चाहिए। तो ड्रेसिंग करते समय इन सभी में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने के लिए वो क्या है, घाव को पूरी तरह ढककर पट्टी बांधनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घाव आधा दिख रहा है आधा पे पट्टी बांध रहा है। इससे क्या है, घाव अगर पूरा ढका होगा तो इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं, इन्फेक्शन के चांसेस पेशेंट में कम से कम रहेंगे, ठीक है। इन्फेक्शन के चांसेस पेशेंट में कम से कम रहेंगे और वो किसी भी तरह के इन्फेक्शन से उसका घाव बचा रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दस्त, डायरिया के प्रमुख कारण क्या हो सकता है, ठीक है। तो डायरिया एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि जनरली बहुत लोगों को देखा जाता है और ये आसानी से ठीक भी हो जाता है। तो इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है, रीज़न क्या है डायरिया का। ऑप्शंस क्या क्या है। वायरल संक्रमण, मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप या आहार की अधिकता।
तो डायरिया जो है वो हमेशा ही वायरस के कारण होती है, जैसे रोटा वायरस हो गया, नोरो वायरस हो गया, रोटा वायरस, ये इन सभी चीज़ों के कारण क्या है, वायरल संक्रमण के कारण डायरिया हो सकती है। डायरिया इंटेस्टाइन में होने वाला इन्फेक्शन होता है जो कि क्या है, दिखता है जनरली, कॉमनली किसी को भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी मरीज को श्वसन संक्रमण, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो तो उन्हें किस प्रकार की देखभाल दी जाती है? अगर किसी पेशेंट में श्वसन संक्रमण यानी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस दिख रही है तो हमें उन्हें किस प्रकार की केयर देनी चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ठंडे जल से स्नान कराना चाहिए, गर्म तरल पदार्थों का सेवन कराना चाहिए, शारीरिक व्यायाम कराना चाहिए, या फिर वसा युक्त आहार देना चाहिए, यानी फैट, वसा युक्त यानी फैट से बहुत ज़्यादा खाना ऐसा खिलाना चाहिए जिसमें फैट प्रेजेंट हो। तो इसका सही आंसर क्या है? अगर किसी को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रखा है तो हमें उसे कैसी चीज़ें देनी चाहिए? हमें उसे गर्म तरल पदार्थ का यानी कि हॉट लिक्विड फूड का सेवन करवाना चाहिए। ठीक है, हमने ऐसा जनरली भी सुना होगा कि जब किसी को ये सर्दी वगैरह होता है हमारे घर में कॉमनली, तो हम उन्हें क्या करते हैं, हम उन्हें काढ़ा बना के गरम गरम पिलाते हैं या सूप पिलाते हैं, या लोग चाय भी जनरली पीते हैं जो कि फ़ायदेमंद होता है। इससे क्या होता है, इससे गले में राहत होती है, इससे क्या होती है, गले वगैरह में रेस्पिरेटरी पाथवे जो है उसमें थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है। ठीक है, तो उसकी पेशेंट की देखभाल के लिए हम उसे गर्म तरल पदार्थ का सेवन करने को बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? किसी को अंगूठे के नीचे चटका, स्प्रेन लग जाए तो उसका सबसे प्रभावी उपचार क्या है? अगर किसी को स्प्रेन लग रहा है जिसको चटका कह रहे हैं तो उसका सबसे प्रभावी उपचार क्या है? ऑप्शंस क्या है? दर्द निवारक दवा लेना, बर्फ से सिकाई करना, गर्म पानी में डालना, या हाथ को हिलाना। तो जब किसी को चटका लगता है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? उसका बर्फ़ से सिकाई करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे जो स्वेलिंग होता है वो कम हो जाता है। इससे क्या होता है, इससे स्वेलिंग कम हो जाता है। ठीक है, और साथ ही क्या होता है, दर्द से भी राहत मिलती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे स्वेलिंग कम होकर के जो स्प्रेन है वो कंट्रोल में आ जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें बर्फ़ से सिकाई करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मरीज़ को रक्त स्राव को रोकने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? ठीक है, किस मरीज़ का ब्लीडिंग रोकने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? तो ये वही क्वेश्चन है कि मरीज़ को अगर रक्त स्राव हो रहा है, तो किसी मरीज़ को अगर रक्त स्राव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसके लिए हमें सबसे प्रभावी उपचार क्या है? तो ये हमने पहले भी डील कर चुका है। ये ऑप्शंस देख लेते हैं। घाव पर दबाव डालना, ऊंचाई पर रखना, बर्फ का प्रयोग करना, या दवा का सेवन करना। तो हमें सभी को पता है कि घाव पर दबाव डालने से क्या है, ब्लीडिंग रुक सकती है। घाव पर दबाव डालने से ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल में हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति को जहर पॉइजनिंग का शिकार हो जाने पर क्या करना चाहिए? अब हमारे पास कोई पॉइजनिंग का पेशेंट आया है तो हमें क्या करना चाहिए? पॉइजनिंग पर पूरा लेक्चर आप लोगों को पहले ही अपलोड करा दिया गया है, हर तरह की पॉइजनिंग से रिलेटेड। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो पता होना ही चाहिए। तो इस क्वेश्चन में यही पूछना चाह रहा है कि पॉइजनिंग अगर किसी पेशेंट को हो गई है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? पॉइजनिंग का पूरा फर्स्ट एड आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया गया है इसी चैनल पर। उसे खून उगलवाना चाहिए, उसे पानी पीने के लिए कहना चाहिए, उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाना चाहिए, या उसे आराम से लेटने के लिए कहना चाहिए? जहर का शिकार होने पे हमें सबसे पहले क्या है, उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाना चाहिए। ठीक है, ताकि उसका सही इलाज हो सके, उसको जल्दी से जल्दी एंटीडोट मिल सके। ये दोनों ऑप्शंस बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, इससे जहर क्या है, फैलने से और ज़्यादा तेज़ी से बॉडी में फैल सकती है। तो ना हमें उससे खून उगलवाना चाहिए और ना ही उसे पानी पीने को कहना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी मरीज़ के शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो इसे किस नाम से जाना जाता है? ये मैंने इसी लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन डील करते वक्त बता भी दिया है कि अगर किसी का तापमान नॉर्मल से अधिक हो जाए तो हम उसे किस नाम से जानते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं, बुखार, हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया, शरीर का सामान्य तापमान। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हम सभी को पता है क्योंकि मैंने अभी ऊपर बताया है। तो इसका सही आंसर है हाइपरथर्मिया। अगर टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो तो उसे हाइपरथर्मिया कहते हैं, अगर कम हो तो हाइपोथर्मिया कहते हैं। ठीक है, ये मैं दूसरी बार बता रही हूँ एक्चुअली। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी मरीज़ को सांस की दिक्कत हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर किसी पेशेंट को सांस लेने में कठिनाई हो रही हो तो हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? उसे आराम से लेटा देना चाहिए, उसे ऑक्सीजन देना चाहिए, उसे पानी पिलाना चाहिए, उसे गर्म कपड़े पहनाना चाहिए।
तो अगर उसे किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहा है तो इस स्थिति में हमें सबसे पहले उसे ऑक्सीजन अवेलेबल कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है, ताकि उसे सांस लेने में हेल्प हो सके और उसकी जान बच सके। और अगर हम ऑक्सीजन नहीं ला पा रहे हैं तो हमें कोई भी फर्स्ट एड सबसे पहले करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गहरी जलन बर्न के उपचार का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर हमारे पास कोई गहरी जलन यानी बर्न का पेशेंट आता है तो उसके उपचार के लिए सबसे अच्छा तरीका हमारे पास क्या हो सकता है? घाव पर गर्म पानी डालना, जलने वाली जगह पर ठंडे पानी से धोना, घाव को रगड़ना, रुई से घाव को ढकना। तो इसका बिल्कुल ही सीधा सा सवाल है जिसका सीधा सा आंसर हमें सामने दिख रहा है, जिसका सही आंसर है जलने वाली जगह पर ठंडे पानी से धोना। इससे क्या है, इससे पेशेंट को रिलीफ मिल सकती है। ठीक है, इससे पेशेंट को रिलीफ मिलेगी, उसका जलन कम होगा और साथ ही साथ इससे उसको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगा। ठीक है, गर्म पानी से धोने से क्या है, जलन और बढ़ सकती है, घाव को रगड़ने से भी घाव पे और ज़्यादा जलन हो सकती है, दर्द हो सकता है। और अगर हम रुई से ढकते भी हैं तो चांसेस है कि वो रुई जलने वाली जगह पे चिपक जाएगा या हर्ट करेगा पेशेंट को। तो इसका सबसे सेफ ऑप्शन क्या है, जलन वाली जगह को ठंडे पानी से धोना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉयलेट के बाद हाथ धोने से किसका जोखिम कम होता है? अगर हम कभी भी टॉयलेट यूज़ करते हैं तो हमें उसके बाद हाथ धोना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या क्या है? मानसिक रोग, संक्रमण, इन्फेक्शन, शारीरिक थकावट या उच्च रक्तचाप। तो इसका भी आंसर हमें सामने दिख रहा है, संक्रमण, इन्फेक्शन। टॉयलेट के बाद हाथ धोने से हम इन्फेक्शन के जो भी इन्फेक्शन हो सकता है उसकी चांसेस को कम करते हैं और हर तरह के बैक्टीरिया वायरस से खुद को और सामने बाकी लोगों को भी प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपातकालीन चिकित्सा के दौरान सबसे पहले क्या जांच करना चाहिए? ठीक है, अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हुआ है तो उस दौरान हमें सबसे पहले क्या जांच करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? बीपी, रक्तचाप यानी बीपी, श्वास यानी ब्रीथिंग और नाड़ी, पल्स, शरीर का तापमान या वजन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, हालांकि सारे ही इम्पॉर्टेंट है बट फिर भी इनमें से भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है श्वास, ब्रीथिंग और नाड़ी, पल्स। ये हमें फर्स्ट एड के दौरान सबसे पहले चेक करना चाहिए कि पेशेंट जो है वो सांस ले पा रहा है या नहीं और उसका पल्स चल रहा है या नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किस मरीज़ को उल्टी हो रही है तो पहले उसे क्या देना चाहिए? अगर किसी पेशेंट को उल्टी हो रही है तो हमें उसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? गर्म पानी, ठंडा पानी, नमी से राहत देने वाली दवा या कोई दवा ना दे। तो अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है तो हमें उसे किसी भी तरह का दवा लेने की सलाह नहीं देना चाहिए। इसका सही ऑप्शन है कोई भी दवा नहीं देना, क्योंकि इस स्थिति में क्या है, उसकी स्थिति और ख़राब हो सकती है। वो सामने से उल्टी कर रहा है और उसको अगर हम और किसी दवा को फोर्सिबली उसके पेट में अगर डालना चाहेंगे तो उससे क्या है, उससे और चीज़ें ख़राब हो सकती है, सिचुएशन ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए उल्टी का कारण जानने के लिए हमें सबसे पहले उसे डॉक्टर के पास जाने को बोलना चाहिए, और उसे हमें कुछ भी नहीं देना चाहिए, कोई दवा नहीं देनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्द निवारक दवा का उद्देश्य क्या होता है? ये तो नाम से ही पता चल रहा है, दर्द निवारक दवा, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? शारीरिक श्रम को बढ़ाना, दर्द को कम करना, रक्त दाब बढ़ाना, शरीर के तापमान को बढ़ाना। तो इसका सही आंसर है दर्द को कम करना। दर्द निवारक दवा का काम दर्द को कम करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी मरीज़ को बुखार हो तो उसे कौन सी दवाएं दी जानी चाहिए? अगर किसी मरीज़ को फीवर हो तो उसे कौन सी दवाएं दी जानी चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? एंटीबायोटिक, बुखार कम करने वाली दवाएं, दर्द निवारक दवाएं या विटामिन। तो अगर किसी इंसान को फीवर है तो हमें सबसे पहले उसे बुखार कम करने वाली दवाएँ, एंटीपायरेटिक्स जैसे कि PCM हो गया, वो देना चाहिए, एंटीपायरेटिक्स देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोट लगने पर घाव पर पट्टी बांधते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो अगर किसी पेशेंट को चोट लगी हुई है तो हमें उसे पट्टी बांधते वक्त किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? घाव को पूरी तरह से ढकना, पट्टी को ढीला बांधना, पट्टी को बहुत कसकर बांधना या घाव को खुला छोड़ देना। तो अगर किसी पेशेंट को चोट लगी हुई है तो पट्टी बांधते समय हमें सबसे सावधानी किस बात की रखनी चाहिए? इन सभी ऑप्शंस में से जो सही है वो है घाव को पूरी तरह से ढकना, ताकि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके, ताकि इन्फेक्ट ना हो, वो घाव जो है वो इन्फेक्ट ना हो। और ये जो आगे के ऑप्शन है, पट्टी को ढीला बांधना या पट्टी को बहुत कसकर बांधना, तो पट्टी हमें ना बहुत ज़्यादा ढीला बांधना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कसकर बांधना चाहिए। अगर
अगर हम पट्टी बहुत ज़्यादा ढीला बांधते हैं तो वो क्या होगा, वो प्रेशर नहीं डालेगा घाव पे और इससे ब्लीडिंग होते रह जाएगी, ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होगी। अगर हम पट्टी को बहुत कस कर बांधते हैं तो आगे अगल बगल के जो टिश्यू हैं वो डेड कर जाएंगे, वो नीला पड़ जाएगा और वहाँ पे नेक्रोसिस होने के, वो टिश्यूज़ के डेड होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें पट्टी ना बहुत ज़्यादा कसकर बांधनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ढीली बांधनी चाहिए, और खुला तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उससे क्या है, उससे इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इस क्वेश्चन में इस ऑप्शंस जो दिए हैं उनके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति को शॉक होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर हमारे पास कोई शॉक का पेशेंट आए तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? उसे अधिक पानी पिलाना, उसे आराम से लेटाना और पैरों को ऊंचा करना, उसे तुरंत खाना देना, उसे गर्म कपड़े पहनाना। तो किसी पेशेंट में ऑप्शंस क्या क्या है? उसे अधिक पानी पिलाना चाहिए, उसे आराम से लेटाना और पैरों को ऊंचा करना चाहिए, उसे तुरंत खाना देना चाहिए, या उसे गर्म कपड़े पहनाना चाहिए। तो किसी व्यक्ति को शॉक में होने पे, अगर हमारे सामने किसी शॉक का पेशेंट आ रहा है तो हमें सबसे पहले उसे आराम से लेटाना चाहिए और उसके पैरों को ऊंचा करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे क्या है, सिर में यानी हेड में क्या है, सबसे ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा और उसके शरीर में सर्कुलेशन जो है, ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो अच्छी तरह से हो पाएगा और वो शॉक से बाहर आ पाएगा। ठीक है, उसके सारे जो भी बॉडी पार्ट्स होंगे वो अच्छे से काम करने लगेंगे और वो शॉक से बाहर आ पाएगा। तो इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति को तेज बुखार के साथ सिर दर्द और शरीर में दर्द हो तो यह किस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं? अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा तेज बुखार है, साथ ही सिर दर्द है और शरीर में भी दर्द हो रहा है तो ये किस बीमारी का लक्षण हो सकता है? ऑप्शंस क्या क्या है? मलेरिया, डेंगू, वायरल फीवर या टाइफॉइड। तो वायरल फीवर में आमतौर पर क्या होता है, तेज़ बुखार होता है, सिर दर्द होता है, शरीर में दर्द और कमजोरी जैसे लक्षण होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायरल फीवर। ये क्या है? ये किसी भी वायरल वायरस या फिर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। ठीक है, जिसको नॉर्मली कोई भी दवा लेने से या फिर 2-3 दिन रेस्ट करने से ठीक हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति को पाँव में मोच स्प्रेन आ जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को स्प्रेन आ रहा है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? उसे तुरंत दौड़ाने के लिए कहना चाहिए, बर्फ़ से सिकाई करनी चाहिए, घाव पर पट्टी बांधना चाहिए, या गर्म पानी से स्नान कराना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने अलग फॉर्मेट में ऊपर भी देखा कि स्प्रेन के पेशेंट को सबसे पहले क्या रिकमेंड करना चाहिए। तो हमें उसे सबसे पहले बर्फ़ से सिकाई करनी चाहिए। ठीक है, आइस से सिकाई करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है या फिर सबसे अच्छा इफेक्टिव भी होता है। इससे क्या होता है, इससे स्वेलिंग कम होता है और पेशेंट को रिलीफ मिलता है, पेशेंट का दर्द भी कम होता है और स्वेलिंग भी कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी व्यक्ति को बेहोशी यानी फेंटिंग आ जाए तो क्या करना चाहिए? जब कोई पेशेंट हमारे सामने ऐसा जो व्यक्ति है जो बेहोश हो रहा है, फेंट हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसे तुरंत ठंडी हवा देना चाहिए, उसे आराम से लेटाना चाहिए और सिर को नीचे करना चाहिए, उसे तुरंत पानी पिलाना चाहिए, उसे ज़ोर से हिलाना चाहिए। तो हमें सबसे पहले उसे आराम से लेटाना चाहिए क्योंकि हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कारण या बहुत ज़्यादा भाग दौड़ के कारण उससे अचानक बेहोशी हो रही हो। तो सबसे पहले आराम दिलाना चाहिए और सिर नीचे की ओर रखना चाहिए ताकि उसके हेड में बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट हो सके और उसका जो है वो जल्दी से जल्दी होश में आ सके। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी के केस में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस है जलन वाली जगह पर रुई का इस्तेमाल करना, या फिर घाव पर गर्म पानी डालना, या फिर जलन वाली जगह को ठंडे पानी से धोना, या फिर जलने वाली जगह को तुरंत रगड़ना। तो क्या है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर हमारे सामने कोई गहरी जलन यानी कि ऐसा कोई पेशेंट आया है जिसमें बर्न का सीवियर केस देखने को मिल रहा है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले उसके घाव पर ठंडा पानी रखना चाहिए ताकि उसे रिलीफ मिल सके और उसका जलन भी कम हो सके। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा का दौरा पड़े तो उसे क्या करना चाहिए? ठीक है, अस्थमा के पेशेंट, अस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जिसमें क्या है, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, जिसमें पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उसकी सांस फूलने लगती है बहुत जल्दी जल्दी कोई भी एक्स्ट्रा वर्क करने पे या फिर कोई भी एक्सरसाइज करने पे, कोई भी मेहनत वाला काम करने पे उसका सांस फूलने की बीमारी होती है अस्थमा। ठीक है,
तो अस्थमा की सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, अगर दौरा पड़े तो हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? उसे आराम से लेटाना और गर्म पानी पीने के लिए कहना चाहिए, उसे सूखा हुआ आहार देना चाहिए, उसे ऑक्सीजन देना चाहिए और आराम से बैठने के लिए कहना चाहिए, उसे चॉकलेट देना चाहिए। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, अस्थमा जो है वो हैवी एक्सरसाइज करने पे या बॉडी को बहुत ज़्यादा भागम दौड़ में लगाने के कारण भी हो सकती है, इसका दौरा पड़ता है, ठीक है। तो हमें उस सिचुएशन में उसको ऑक्सीजन अवेलेबल कराना चाहिए और आराम से बैठने के लिए कहना चाहिए, ताकि वो उसका बॉडी जो है वो एक्सेसिव स्ट्रेस वाले सिचुएशन से, एक्सेसिव फिजिकल स्ट्रेस जो उसके बॉडी पे पड़ रहा है उससे बाहर आ सके और आराम से बैठ करके उसका दौरा जो है वो कम हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दस्त डायरिया के उपचार में किस पदार्थ का सेवन फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास अगर डायरिया का पेशेंट आ रहा है तो उसके उपचार में हम उसको क्या खाने को बोल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है? ठंडा पानी, गर्म सूप, ठंडा दूध या गर्म चाय। तो डायरिया के दौरान अगर हम कोई भी ऐसा हाइड्रेटेड खाना खाते हैं जिसमें पानी का मात्रा, जिसमें H2O यानी वाटर का मात्रा अच्छा भला हो, तो उससे क्या है, उससे डिहाइड्रेशन में कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी ठंडा चीज़ हम ठंडे पदार्थ से क्या है, ठंडे चीज़ अगर हम कोई भी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन में पानी डायरेक्टली, ठीक है, लेकिन ये सही आंसर नहीं है क्योंकि ठंडा चीज़ खाने से डायरिया का सिचुएशन और बढ़ सकता है। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके हिसाब से हम गर्म सूप को रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो हेल्दी भी है और वो पेशेंट को हाइड्रेटेड भी रख रहा है, यानी कि उसकी H2O को रिक्वायरमेंट को पूरा भी कर रहा है। अगर यहीं पे गर्म पानी होता तो हमारा आंसर वो होता, बट जो कि गर्म पानी नहीं, ठंडा पानी साफ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी व्यक्ति के हाथ में फ्रैक्चर हो तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर फ्रैक्चर का सिचुएशन हमारे पास आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? हाथ को ऊंचा करके और आराम से रखना चाहिए, हाथ को नीचे करके सक्रिय रूप से हिलाना चाहिए, हाथ को बांधकर खड़ा करना चाहिए या हाथ को रगड़कर ठीक करना चाहिए। फ्रैक्चर होने पर क्या है, हमें सबसे पहले अपने हाथ को, पेशेंट के हाथ को आराम से रखना चाहिए और हमें उसके हाथ को अगर हम नीचा रखते हैं तो सूजन का, स्वेलिंग का केस जो है वो बढ़ सकता है, तो इसीलिए हमें उसके दर्द को कम करने के लिए और सूजन को भी कम रखने के लिए उसके हाथ को ऊंचा रखना चाहिए और आराम से रखना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। इससे क्या है, इससे स्वेलिंग होने की चांसेस कम होंगी, स्वेलिंग से रिलीफ मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी मरीज़ को अत्यधिक खून बह रहे हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग का केस हमारे पास आता है, कोई पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा खून बह रहा है उसके घाव वाव से, तो उसकी सिचुएशन में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? उसे आराम से लेटाना चाहिए, घाव पर दबाव डालना चाहिए, उसे पानी पिलाना चाहिए, घाव को रगड़ना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही है जो हमने पहले डिस्कस किया है, घाव पर दबाव डालना चाहिए। प्रेशर डालने से क्या है, प्रेशर डालने से ब्लीडिंग कम हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी व्यक्ति को उल्टी वॉमिटिंग हो तो सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? अब हमारे पास अगर कोई वॉमिटिंग वाला पेशेंट आता है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? उसे उल्टी बंद करने के बाद बर्फ़ देना, उसे उल्टी करने के बाद बर्फ़ देना, उसे तुरंत भोजन देना, उसे आराम से लेटाना और पानी देना, उसे दौड़ने के लिए कहना। तो वॉमिटिंग वाले सिचुएशन में व्यक्ति को क्या है, व्यक्ति को सबसे पहले रेस्ट कराना चाहिए और थोड़ा थोड़ा पानी दे सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या है, इससे डिहाइड्रेशन नहीं होता है। अगर हम थोड़ा थोड़ा पानी पेशेंट को दे रहे हैं तो उसको डिहाइड्रेशन का केस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, उससे डिहाइड्रेशन नहीं होगा। और भोजन या दवा देने से क्या है, वो तुरंत उसको वॉमिट करके बाहर निकाल देगा, तो उसका कोई खास फ़ायदा है नहीं। तो इस सिचुएशन के हिसाब से हमें सबसे पहले उसे आराम से लेटाना चाहिए और थोड़ा थोड़ा पानी देते रहना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, ठीक है। तो आज के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले थे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो या आप अगर ये चाहते हैं कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकें, आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए कुछ ऐसे पेपर्स, मॉक टेस्ट्स दें जिसमें आपकी तैयारी का एनालिसिस बहुत बेहतर तरीके से हो पाए, तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें, आप हमारे सूर्या बैच को ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज़ मिल रही है जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरह से अपनी तैयारी का एनालिसिस, आंकलन कर सकते हैं, ठीक है। Thank you so much.